हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके सामने आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके करियर से रिलेटेड है और आपकी एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड है। और क्योंकि आजकल की जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो अलग अलग पड़ाव से निकल रही है। तो आप एमबीए के बाद आपका बीटेक होता है, आपका एमबीए होता है, यू हैव नॉट सेटिस्फाइड फॉर योर जॉब अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस। तो देन आप क्या कर सकते हैं उस फील्ड को रिकवर करने के लिए? आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके बाद तुरंत ही आपको जॉब मिल जाए? और जॉब मिल जाए या जॉब के पहले कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है, या हमें कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है। किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे सामने प्रांजुल बैठा हुआ है और आज मुझसे वो कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है, बिकॉज आई हैव एन एमबीए डिग्री होल्डर, दैट्स वाई। और मुझे उसके बाद कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि मैंने उस फील्ड में ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं किया, आप ये कह सकते हो, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट टीचिंग लाइन में आ गया। इसलिए वो मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, लाइव देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल। आज फास्ट रिपोर्टिंग कुछ स्पेशल लेके आया मेरे साथ। श्रेया मैम जुड़ रही हैं जो कि एमबीए की जो डिग्री है वो किया है, इन्होंने एमबीए का कोर्स किया है। और तमाम सारे वो छात्र जो एमबीए करना चाहते हैं, जो एमबीए को करने के इच्छुक हैं, उन सब के आज जो उनके सवाल हैं, कई उनके दिमाग में सवाल चलते हैं। कुछ 12th करके बैठे होते हैं और चाहते हैं कि एमबीए के ज़रिए वो मास्टर बिजनेस की डिग्री लेकर के और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो इन सब तमाम सारे वो सवाल आज इनसे पूछेंगे और इनके भी अनुभव जानेंगे कि क्या इनके अनुभव रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल श्रेया मैम जी कि एमबीए के जो छात्र इच्छुक हैं, जो सबसे पहली जो 12th करके जो बैठे हैं, क्या 12th के बाद एमबीए किया जा सकता है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 12th के बाद हमें बैचलर डिग्री चाहिए होती है। तो बैचलर डिग्री अगर आपके पास नहीं होती है तो आप यू आर नॉट कैपेबल टू डू एमबीए विदाउट बैचलर डिग्री। तो फर्स्टली आपको या तो बीएससी करना पड़ेगा, या आपको बीकॉम करना पड़ेगा, या आपको बीटेक करना पड़ेगा। देन आफ्टर यू कैन डू द एमबीए डिग्री। क्या मैम इसमें ये भी क्राइटेरिया है कि आप किसी बड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं, या किसी बड़े सरकार, या यही क्राइटेरिया कि केवल सरकारी कॉलेज के बच्चे अच्छे जाते हैं? किस तरीके नो से? नो नो, इट्स नॉट बिग डील अबाउट दिस। मैं इसको बताना चाहूँगी कि अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है एमबीए के लिए, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज से आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट मिल जाता है। लेकिन जो बच्चे प्राइवेट होते हैं, एक्चुअली प्राइवेट कॉलेजेस में भी कई सारे मतलब एमएनसीज कंपनीज, आईटी कंपनी आती हैं, वो भी आपको हायर करती हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आप नहीं उसमें सेलेक्ट हो पाते हो तो आपको बिल्कुल निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि आपने जो एमबीए किया है उसका मतलब सभी को पता होगा। जो एमबीए किए हुए लोग हैं उन्हें सबको पता होगा कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप जॉब ना भी करें तो आप अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेस हुआ, आप स्कूल का बिजनेस आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप अपना जो आपका रिटेल बिजनेस है आप उसको मतलब एक्सपोज कर सकते हैं सबके सामने। और आपके जो जितनी भी कंपनीज हैं आप उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो भी आपको बिजनेस अच्छा लगता है, आपको जो भी करना अच्छा लगता है, आप उस क्राइटेरिया में बिजनेस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है, एज अ रेस्टोरेंट आप खोल सकते हैं, मालिक बन सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है आपको मैनेज करना है, आपको वर्क नहीं करना, आपको लोगों को मैनेज करना है। तो ये हो गया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात जॉब से अपार्ट होके। और जॉब से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो फर्स्टली ये एमबीए होल्डर होते हैं उन्हें तो एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस, ये 3 सब्जेक्ट उनके मेन होते हैं। तो मैंने एज ए एचआर मार्केटिंग से किया है। तो एचआर का मतलब होता है कि आप जब भी सेलेक्ट होंगे तो आपको जॉब में एक ऐसा प्लेस मिलेगा जहाँ पर आपको 3 महीने की आपकी वो होती है, पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में आपको बहुत फास्ट भागना होता है। वो फास्ट भागना ही और वो कंपटीशन ही आपको जिस लेवल पे पहुंचाता है, वही लेवल पे वहीं से आपकी शुरुआत होती है। तो फर्स्टली आप ये मेंटेन कर लीजिए कि अगर आपको जॉब करना है तो आपको 3 महीने वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर बहुत है, हमारे राइवल्स बहुत है। राइवल्स इन द सेंस हमारे कहते हैं प्रतिस्पर्धा बहुत है, लोग एक दूसरे से भिड़ते हैं।
भिड़ने का मतलब है कि एक को नॉलेज ज़्यादा है, एक को कम है थोड़ी सी, तो ये दोनों आपस में टकराएंगे और ये दोनों एक दूसरे से कोलैप्स करेंगे और एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आपको बिना किसी को देखे सिर्फ अपनी ईमानदारी से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दूसरों के क्रिटिसिज्म से अपने आप को दूर करके आगे बढ़ना है। बस यही इसमें एक बहुत बड़ी जीत होगी। एक दूसरा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसमें कई लोगों ने पूछा कि क्या मेरी इंग्लिश जो है वो मेरी वीक पॉइंट है, तो क्या इससे मुझे जब एमबीए करूँगा तो उसमें मुझे क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? आप जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल का माहौल पूरा इंग्लिश से भरा हुआ है। हमारा जो ग्लोबल है, ग्लोबल लेवल पे जो हम बात करते हैं जैसा कि, तो उसमें हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि विदाउट इंग्लिश वी कांट वॉक anywhere because we are Indian, तो it is necessary to speak in Hindi because Hindi is our mother tongue। but इसके अलावा जो हम अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे हमने किसी भी कंपनी में दाखिला लिया, जॉब लिया, तो हमें ऐसा तो है नहीं सिर्फ हमारे ही मतलब मुल्क से या हमारे ही मतलब इंडिया से ही कॉल्स आएंगे कस्टमर्स के, या हमें उन्हीं को डील करना होगा। हमारे पास तो फॉरेनर्स के भी कॉल आते हैं, हमारे पास बाहर के लोगों के भी कॉल आते हैं। अगर इंडिया के भी आते हैं तो उसमें भी कई लोग जो हैं वो हिंदी नहीं बोल पाते। कोई मलयालम बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई आपका क्या कहते हैं उसको, तमिल बोलता है। तो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस ओवर हेयर इन आवर कंट्री, दैट्स वाई वी नीड टू, इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज विच इज़ नोन बाई एवरीवन, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कन्नड़ को भी पता होगा, तमिल को भी पता होगा, गुजराती, मलयालमी में जितने भी हमारे इंडियंस होंगे सबको पता होगा। तो वी एक्स्ट्रा नीड टू अटेंशन अबाउट द इंग्लिश। हमें इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, इसलिए हमें अपनी इंग्लिश को उतना स्ट्रॉन्ग करना है जितने से हमारी बात वो कस्टमर हमारा समझ सके। तो इट्स अ प्रायोरिटी, इसको आप बोल सकते हैं कि आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील। आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश बहुत कोई तोप है यार, 26 लेटर इन इट इंग्लिश, बट हिंदी इज़ अ टिपिकल बिकॉज 52 लेटर्स आते हैं। तो हिंदी में तमाम मात्राएं, तमाम चीज़ें होती है, पर इंग्लिश हमारी बहुत शॉर्ट है। आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। जो भी चीज़ें होती है, जैसे हमारे टेबल है, कुर्सी को क्या बोलते हैं, चेयर, टेबल को क्या बोलते हैं, मेज बोलते हैं, हमारा इधर जितना हमारे आसपास की चीज़ें हम अगर सीख लेंगे तो इंग्लिश हमारी मजबूत हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। और एक क्वेश्चन और मैम, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि बच्चे ये सोचते हैं कि एमबीए की डिग्री ली मैंने और मैं जो है बहुत सारा पैसा अचानक से कमाने लगा। तो इसमें उनकी कितनी बड़ी भूल है या कितना स्ट्रगल है इस फील्ड में, उसको आपने काफ़ी हद तक तो अभी डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन कुछ इस महत्वपूर्ण बिंदु पर कुछ थोड़ा बताइए स्पेशल तौर पे। एज अवर ऑथर हैज सेड दैट, कुछ कवि हैं, कुछ ऑथर हैं जिन्होंने पहले ही लिख दिया है, अ रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ वन डे। कोई भी घर एक दिन में तैयार नहीं होता है। तो इसी तरह से हमें भी समझना चाहिए कि एक नॉर्मल सीढ़ी से चढ़ा जाए। मुकेश एज एग्जाम्पल इज़ अ मुकेश अम्बानी। मुकेश अम्बानी इज़ द सन ऑफ धीरू भाई अम्बानी। तो धीरू भाई अम्बानी ने स्टेप बाय स्टेप काम किया, तब जाके वो आज इतने बड़े पड़ाव पे हैं। तो एज अ स्टार्टअप हमें किसी भी चीज़ में शुरुआत करने से पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया को हमेशा ये दिखता है, ये किसी को भी नहीं दिखता है। तो आप संघर्ष करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल टू गेन अ लॉट ऑफ मनी एट अ नाइट। सो मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। नो एनी अदर ऑप्शन यू हैव। हाँ, लेकिन अगर आप जल्दी से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको इसमें खेलना पड़ता है। और खेलने का मतलब होता है शेयर मार्केट। आप शेयर मार्केट में अगर आपका दिमाग है तो आप खेल लेंगे। आप किसी भी चीज़ को मतलब अगर आपने रिटेल में पैसा लगाया, आपके पास पैसा हो तो नो प्रॉब्लम, पैसे से पैसा बन जाएगा। लेकिन इफ़ यू हैव नॉट मनी एंड यू हैव नॉट ब्रेन, तो यू फर्स्टली हैव टू अर्न योर मनी, आफ्टर दैट यूज योर ब्रेन एंड अर्न मनी। और एक आखिरी सवाल जो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि अगर मैं किसी सरकारी विद्यालय की तैयारी करूं, किसी सरकारी, उन्हें लगता है कि सरकारी में फ़ीस कम लगती है, तो कौन से बेस्ट सरकारी इस फील्ड के लिए अच्छे हैं विद्यालय, और उनकी फ़ीस प्राइवेट की अपेक्षा कितनी
कम हो जाती है, और प्राइवेट में वैसे कितनी होती है जगह के हिसाब से? देखिए, सभी को पता है कि एमबीए की प्राइवेट फील्ड में अगर हम एमबीए करेंगे तो हमारा जो एमबीए होता है वो उसमें हमारा 4 to 5 लाख रुपीज़ आराम से लग जाता है, ठीक है। और अगर आपके फादर प्राइवेट डिपार्टमेंट में है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। पर ये इस कोरोना के इरा में ये कह नहीं सकते कि हमारी आएगी ही स्कॉलर की नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बात करें एमबीए के सरकारी कॉलेज की, तो पहले हमें उसके लिए कैट और मैट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कैट और मैट की प्रिपरेशन के लिए हमको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और उस इंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपका ग्रेड अच्छा आता है, अगर आपका कट ऑफ अच्छा जाता है, तो ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। सरकारी कॉलेज में हमारे दिल्ली के तमाम फेमस कॉलेजेस हैं, जैसे कि हमारा श्री राम कॉलेज दिल्ली में है, वो कॉमर्स कॉलेज है, एमबीए वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हमारी बनारस यूनिवर्सिटी है, और हमारी APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटी में जो सरकारी एडमिशन मिलेगा तो उसमें हमारा MBA एज 40,000 के अंडर ही हो जाएगा। तो जैसा कि आप सबने देखा, मैम ने अपने अनुभव शेयर किए और कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए जो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मैम जुड़ने के लिए। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और आप जो जितने भी मेरे फास्ट रिपोर्टिंग के परिवार के सदस्य हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय।